जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के 11 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो कि विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यदि आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि के अति महत्वपूर्ण परीक्षाोपयोगी प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों को हल करते समय आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आप 11 में से कितने प्रश्न सही हल कर रहे हैं। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कुल कितने प्रश्न हल किए। इससे आप अपने ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, संप्रेषण प्रणाली मुख्यतः संबंधित है। संप्रेषण से तात्पर्य है कम्युनिकेशन, तो संप्रेषण प्रणाली मुख्यतः संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ख, शिक्षा में प्रक्रिया। तो संप्रेषण प्रणाली मुख्य रूप से संबंधित है शिक्षा में प्रक्रिया से। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ख। ये प्रश्न राजकीय पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2015-2012 से संबंधित हैं और कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न, शिक्षा तकनीकी में शामिल है। कई बार पूछा जा सकता है शिक्षा तकनीकी में शामिल नहीं है। यहाँ पर टीचिंग टेक्नोलॉजी में क्या शामिल है ये हमें बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। तो टोली शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन, ये तीनों शिक्षा तकनीकी में सम्मिलित हैं। इस प्रकार ऑप्शन घ यानी चौथे नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में आप रखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न यहां पूछा गया है, कौन सा मूल्यांकन रूप ग्रेडिंग का आधार प्रदान करता है। यानी कौन सा इवोल्यूशन रूप ग्रेडिंग का आधार प्रदान करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ख, योगदेय मूल्यांकन। इसे योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं या योगदेय मूल्यांकन भी इसे कहते हैं। इंग्लिश में यदि बात करें तो इसे कहेंगे समेटिव इवोल्यूशन। तो समेटिव इवोल्यूशन उन प्रतिभागियों का आकलन को संदर्भित करता है जहां एक कार्यक्रम के परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी एक ऐसा मूल्यांकन जिसमें उन प्रतिभागियों के आकलन को दर्शाया जाता है यानी संदर्भित किया जाता है जहां एक कार्यक्रम के परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह प्रारंभिक मूल्यांकन के साथ विरोधाभासी है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, योगदेय मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन, या इसे इंग्लिश में समेटिव इवोल्यूशन आप कह सकते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं नंबर चौथा प्रश्न, तीसरा हो चुका है, चौथा प्रश्न आप देखिए। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, विद्यालय का वातावरण अध्यापकों का व्यक्तित्व एवं व्यवहार तथा विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाएं छात्रों को मूल्योन्मुख बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। हम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि विविध मूल्यों के प्रति जागृति विद्यालय संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं समस्त गतिविधियों को प्रभावित करे। तो इसमें पूछा गया है कि किस आयोग ने यह वक्तव्य दिया। तो यहाँ पर एक वक्तव्य दिया गया है, एक कथन दिया गया है और हमें यह बताना है कि यह वक्तव्य निम्नलिखित में से किस आयोग ने दिया। तो आप इस कथन को, इस वक्तव्य को ध्यान में रख लीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा आयोग यानी एजुकेशन कमीशन। और यदि शिक्षा आयोग की बात करें, थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसके बारे में। आपने कोठारी आयोग सुना होगा,
कोठारी आयोग बना था 1964 में। तो 1964 से 1966 के मध्य यानी 1964 से 1966 के मध्य यह आयोग बना। इसे कोठारी आयोग कहते हैं। इसी का दूसरा नाम शिक्षा आयोग है। और थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में कि सन 1964 में भारत की केंद्र सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। तो स्कूली शिक्षा को यानी माध्यमिक शिक्षा को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे ही कोठारी आयोग कहा जाता है, क्योंकि दौलत सिंह कोठारी के नाम पे इसे कोठारी आयोग कहते हैं या शिक्षा आयोग आप कह सकते हैं। ऑप्शन गो होगा इसका जवाब। और डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे यूजीसी कहते हैं, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। तो 1964 से 1966 में कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कहते हैं, भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त इस आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो 29 जून 1966 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट की। आयोग का गठन 1964 में किया गया था और इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थी। इस आयोग ने जो रिकमेंडेशन यानी सुझाव भारत सरकार को दिए उसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थी। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। इसका दूसरा नाम शिक्षा आयोग है। और उस समय दौलत सिंह कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो आप इसे समझ चुके होंगे। तो जो ये कोटेशन या वक्तव्य यहाँ पर दिया गया है यह शिक्षा आयोग से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन गो, शिक्षा आयोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पूछा गया है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप देकर मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, यानी कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया गया और इस प्रकार इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को संविधान में मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया गया और इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A या इसे 21 को भी कह सकते हैं, इसमें इन बच्चों के लिए शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स के रूप में दर्जा दिया गया। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 को में यानी आर्टिकल 50A में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 11 नंबर का, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21A में इसे रखा गया। तो आप इसे समझ चुके होंगे। बाकी राइट टू एजुकेशन RT जिसे कहते हैं उससे 2009 में बनाया गया। राइट टू एजुकेशन 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो इस प्रकार को इसका सही जवाब है ये। और जो दूसरा है खो वाला विकल्प 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ये दल बदल है। इसमें भारत सरकार ने दल बदल का कानून बनाया था। राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन ऑप्शन गो है। तो ये पंचायती राज से बना है, जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत होता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़ा है ये संविधान संशोधन। और ऑप्शन गो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ये जुड़ा है नगरीय प्रशासन से, नगरीय स्वशासन, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आते हैं।
तो ये 74वां इससे जुड़ा है, 73वां पंचायती राज त्रिस्तरीय से जुड़ा है, 52वां दल बदल से, और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि अनुच्छेद 21A में रखा गया उससे जुड़ा है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, मुझे लगता है आपको आता भी होगा। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन है स्टेनले हॉल का। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने ये कथन दिया है, तो इसे आप ध्यान में रखिए यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय इसमें लगता है माइक्रो टीचिंग में, सूक्ष्म शिक्षण में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन को 36 मिनट। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। 40, 45, 30, 36 ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आपको 36 पर क्लिक करना है। तो आप इस प्रकार के प्रश्न को बिल्कुल भी न चूकें। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध किससे होता है? 8वें नंबर का प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं से। तो कोई ऐसा शोध जो तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं से जुड़ा हो उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। एक्शन रिसर्च आप इसे कह सकते हो इंग्लिश में, या हिंदी में कहोगे क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध भी कह सकते हो, जो तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं से जुड़ा हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख। ये प्रश्न यूसेट 2016 जो कुमाऊं विश्वविद्यालय कराता है उसमें पूछा गया था और कई बार लेक्चरर की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है, अध्यापक के लिए शैक्षिक स्वतंत्रता का मतलब है। एक टीचर के लिए एजुकेशनल फ्रीडम का क्या तात्पर्य है, यानी शैक्षिक स्वतंत्रता से क्या मतलब है? सही उत्तर है ऑप्शन ख। शिक्षक स्वतंत्र है वह पढ़ाने के लिए जिसे वे सही समझे। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी विद्वानों को सत्य पढ़ाने की आज़ादी होनी चाहिए। कई लोग इस पर टिक करते हैं, तो ख और गो दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख। शिक्षक स्वतंत्र है वह पढ़ाने के लिए जिससे वह सही समझे। तो ध्यान में रखिए, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते रहे हैं और आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, श्रव्य दृश्य साधन सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जब। श्रव्य साधन जिनसे हम केवल सुन सकते हैं, दृश्य जिन्हें हम केवल देख सकते हैं। श्रव्य में आएगा जैसे रेडियो आ सकता है, कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है जिसे आप सुन सकते हो। दृश्य में जैसे जिसे आप केवल देख सकते हो, ठीक है, जैसे कोई चित्र है, कोई मॉडल है, किताब है, जिन्हें केवल आप देख सकते हो। एक श्रव्य दृश्य होता है जैसे टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है। तो श्रव्य दृश्य साधन सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन गो, ज्वलंत परिस्थिति को आभासी बनाकर अधिक संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं। तो श्रव्य दृश्य साधन का सर्वाधिक इफेक्ट तब होता है, सर्वाधिक प्रभावित तब होता है ये जब वे ज्वलंत परिस्थिति को वास्तविक यानी आभासी बनाकर अधिक संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं। आज का आखिरी प्रश्न, शोध के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। शोध यानी रिसर्च, अनुसंधान जिसे कहते हैं, अनुसंधान कह सकते हैं, रिसर्च कह सकते हैं, शोध कह सकते हैं। तो शोध के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चारों ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन घ, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। तो गुणात्मक और मात्रात्मक ये दो दृष्टिकोण हैं किसके? शोध के। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये प्रश्न लिए थे। तो आज की वीडियो में 11 प्रश्न थे, आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। यदि आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप बताएं कि 11 में से आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं और आपने कितने सही किए, जिससे कि आप अपने ज्ञान का आकलन कर सकते हैं। आने वाली परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहेंगे और आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको और भी वीडियो चाहिए तो वहाँ प्लेलिस्ट बनी है शिक्षण अभिरुचि की, आप उससे जाकर क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है यूर सिलेक्शन श्योर नाम से, उसे आप लाइक कर लें, वहाँ पर भी हम कई प्रकार का डेटा देते रहते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक।